हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में मेरा वरिष्ठ अध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला 9 तारीख को हुआ था। तो ये मेरा फर्स्ट पेपर है जो जिसका आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ आया था। और मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई की थी 2025 वाली वैकेंसी के लिए। मैंने फ़र्स्ट पेपर नाथ पब्लिकेशन की जो ये बुक है इससे प्रिपेयर किया था। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो ये पेपर हुआ था उसमें जो नाथ पब्लिकेशन की बुक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इससे आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें ये नाथ पब्लिकेशन की जो गाइड है वो पढ़नी चाहिए आने वाली वैकेंसी के लिए या नहीं। मतलब इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आरपीएससी जो आयोजित करती है परीक्षा, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस इसमें से आए हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थिति और मतलब इसका स्थान बताना है। इधर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये इधर स्थान है। तो देखिए, मैं आपको बुक पे बता देती हूँ, पेज नंबर 58 पर। बिल्कुल मैं अच्छे से आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोग वीडियो अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, है ना। देखिए, तो यहाँ ये पूछा था कि सुमेलित सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर है सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर वाला। तो देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर ये रहा, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अभी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये बुक इस बुक में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत इसमें पूछा है। बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आया और ये मेरा सही हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई की थी तो उस वजह से ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, 77 पेज नंबर पर ये जो सारणी दे रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पशु गणना 2019 की बात हो रही है। ये भी पशु गणना 2019 का पूरा चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ऊँटों की संख्या दे रखी है, प्रतिशत में भी दे रखी है। ठीक है, और इसका ज़िला भी बताया हुआ है कि कहाँ पर ये ज़्यादा था और न्यूनतम कहाँ पर था। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर 84.43% दे रखा है और देखिए पेपर में भी 84.43% दे रखा है। ये इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी इस बुक में था। नेक्स्ट देखिए, तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये कौन सी नदी है ये देखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 33 पर है ये पूरा। मैं अगर आपको ये वीडियो बता रही हूँ, इससे पहले मैंने पूरा एनालिसिस किया है, क्वेश्चंस ढूंढे हैं, तब जाके मैं आप लोगों को पूरा ये चीज़ बता रही हूँ। पेज नंबर 33 पर हम चलते हैं। तो देखिए, ये देखिए यहाँ क्या दी हुई है लाइन कि इसका जो है राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गम होता है। तो देखिए, उद्गम खारी नदी का, बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से। ठीक है, फिर इसकी जो लंबाई दे रखी है 80 किलोमीटर, यहाँ पर इसकी लंबाई दे रखी है 80 किलोमीटर। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैच कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर एक और लाइन दे रखी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो बनास में आप जाकर के देखोगे तो खारी इसकी सहायक नदियों का पूरा दे रखा है कि कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ पेपर में आया था और इसका भी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल करेक्ट हुआ था। मैं इसको सही करके आई थी। एक्चुअली मेरा इस बुक से पढ़ने के बाद भी 40% स्कोर हो रहा था आराम से, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस में रिस्क ले लिया जिससे मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने की वजह से मेरे कुछ मार्क्स कट गए। इस वजह से ये मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा पेपर। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये बुक अच्छी है, ऑथेंटिक है और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं विथ प्रूफ आप लोगों को दिखा रही हूँ हर चीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात जो था वो अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। तो ये पेज नंबर 87 पर है। ठीक है, अभी चलते हैं हम पेज नंबर 87 पर हम चलेंगे।
ये देखिए यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, ये जो सर्वे हुआ था 2011 का, ठीक है। यहाँ पर भी यही पूछा है, ये रहा पेपर, ठीक है। ये पेपर में भी यही पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर भी पूरा अच्छे से दे रखा है। यहाँ पर लिंगानुपात दे रखा है, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात महिला प्रति 1000 प्रति पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा अच्छे से दे रखा है ये लिंगानुपात, ठीक है। तो आप देखिए लिंगानुपात कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक पूछा है तो यहाँ पर डूंगरपुर में है, और इसका आंसर भी डूंगरपुर, ठीक है। तो ये पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा टेबल में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो पेज नंबर 87 पर ही इसी के पास में देखिए, ये देखिए ये पूरा है जनसंख्या वृद्धि यानी दशकीय वृद्धि दर का ये टॉपिक था, ठीक है। तो यहाँ पर शहरी जो ये था ये यहाँ पर कहाँ हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी डूंगरपुर में हुआ है सबसे ज़्यादा। यहाँ देखिए राज्य में न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले, तो शहरी में आया है डूंगरपुर, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी शहरी राजस्थान में, तो यहाँ पर भी शहरी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर डूंगरपुर, ठीक है। अब देखिए, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस बुक को बहुत ही अच्छे से, मतलब एक एक वर्ड इस बुक का अच्छे से इस तरीके से पढ़ा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती थी। तो इससे क्या होता है कि जो नई चीज़ें जैसे कि जो इस बुक में है वो तो ठीक है, फिर आपको नई चीज़ें जो भी मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान में किस ज़िले में अवस्थित है? अब देखिए ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, तो इसका देखते हैं हम पेज नंबर 102, ठीक है। तो पेज नंबर 102 ये रहा। यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान में किस ज़िले में है? तो पाली में है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ यही लाइन लिखी हुई है और इसी से क्वेश्चन बना है। फिर मैं आगे चलूँ तो देखिए आप, 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो C44 पेज नंबर पर बिल्कुल एज इट इज़ लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। C44 ये आ गए हैं हम लोग C44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे समाचार पत्र और इसका संस्थापक की टेबल भी दी हुई है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ देखिए राजस्थान संस्थापक ऋषि दत्त मेहता यहाँ भी दिया हुआ है, और यहाँ देखिए राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजस्थान नामक समाचार पत्र 1923 ईस्वी में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता ने संपादन में प्रकाशित किया। और यही लाइन पेपर में आई है, देखिए 1923, ठीक है, और ब्यावर में। तो अब ये देखिए इसका करेक्ट आंसर ऋषि दत्त मेहता। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ इस बुक से ही आया है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार अली रज़ा मुग़ल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ बना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। C143 पेज नंबर। ये देखिए, अब देखिए आप यहाँ से मिलान करिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार अली रज़ा मुग़ल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? तो देखिए आप,
बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को साथ लेकर आ गए थे। इनमें से अली, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकुद्दीन प्रमुख थे। तो ये एज इट इज़ लाइन पूछी गई है और इसका करेक्ट जो आंसर था वो था राय सिंह। ठीक है, तो बीकानेर के राय सिंह इन्हें लेकर के आए थे। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो देखिए, किन दो क्षेत्रों में विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया। तो ये क्वेश्चन भी इस बुक से ही आया है। मैं अभी बता देती हूँ आपको, 82 पेज नंबर है ये। ये देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग फैज़ल अली की अध्यक्षता की गठित सिफारिशों के अनुसार सिरोही के आबू व दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया और राज्य के कोटा जिले के सिरोंज क्षेत्र में मध्य प्रदेश विलय कर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये 1956 की बात है, 1 नवंबर 1956। और यहाँ पर भी यही लाइन पूछी गई है कि किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसमें एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिल्कुल इसी बुक से आया था ये। देखिए, रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पण की जाती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर था गोगा जी। फिर देखिए आप, पाग दस्तूर किसे कहा जाता है, तो पाग दस्तूर मतलब जब मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ये निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर है। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसी बुक से आया हुआ है, 162। ये देखिए, ये रहा। पगड़ी भी बोलते हैं इस दस्तूर का नाम, अन्य नाम पगड़ी है। मृत व्यक्ति से बड़े पुत्र या पुत्री को उसके उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। ये बैराट सभ्यता से संबंधित है, तो C4 पर है ये। ठीक है, तो C4 पर हम चलते हैं। ये देखिए, बैराट सभ्यता से है। अब ये देखिए कथन, पहले तो आप इसका देखिए क्वेश्चन पेपर का कि KN दीक्षित बैराट में उत्खनन से संबंधित है, जबकि ये कथन गलत है ना। तो अपन को सही कथन का चयन करना था इसके अंदर। अब देखिए उत्खनन किसने किया है, KN दीक्षित ने किया है क्या, नहीं किया है। KN दीक्षित ने नहीं किया है, दयाराम साहनी द्वारा ये उत्खनन हुआ है। देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि दयाराम साहनी द्वारा ये उत्खनन हुआ था। ठीक है, और जो अब देखिए दूसरा कथन देखिए, बैराट में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए आप, वस्त्र बुनाई के साक्ष्य यहाँ से मिले थे, तो सूती वस्त्र का यहाँ पर प्राप्त हुआ था ये। फिर देखिए आप सी कथन देखिए, बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट से जिसका उल्लेख किया था। अब देखिए आप यहाँ पर गोलाकार बौद्ध मंदिर। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1936 में उत्खनन कार्य करवाया जहां उन्हें एक गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले, यहाँ पर भी साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये देखिए आप, और ये अशोककालीन था। यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शिलालेख मिले हैं अशोक के। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल एज इट इज़ यहीं से पूछा गया है। और आपने देखा होगा कि मैंने हर एक पॉइंट इस बुक का बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर के मैं गई थी, जब जाके मेरे 40% सही हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। बट मेरी कुछ मिस्टेक मैंने एग्ज़ाम हॉल में कर दी, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस में रिस्क ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से मेरे नेगेटिव मार्किंग हो गई, जहां मुझे लॉस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं, ये क्वेश्चन भी इसी बुक से पूछा गया था।
मैं बताती हूँ आपको 168 ये देखिए पैर के आभूषण इतने सारे पैर के आभूषण दे रखे हैं, इसके अंदर नेवरी। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था कि नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल और धाम कहाँ है, तो ये 106 के अंदर 106 ये रहा। ये देखिए प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं और उनकी गद्दी दे रखी है, तो गूदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, गूदड़ संप्रदाय दातड़ा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सही है, तो भील विद्रोह का भी पूरा अच्छे से इसमें दे रखा है C57 के अंदर। ये देखिए ये पूरा टॉपिक इसमें दे रखा है भील विद्रोह का, तो ये कथन से रिलेटेड है ये पूरी लाइन इसमें यही कही गई है। अगर आप इस पेज को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको यही कथन मिलेंगे। ठीक है, अब मैं कथन तो आपको ऐसे कैसे बता सकती हूँ, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ये तो क्वेश्चन बना करके दिया गया है, बट ये पूरा इसमें से आया हुआ है। भील विद्रोह देख सकते हो आप, और भील आंदोलन, और पूरा इसमें डिटेल्ड है। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगाने दिए थे, ये भी क्वेश्चन इसी से पूछा गया है C28। देखिए औरंगजेब ने भी शासक बनते ही राणा के पद को बढ़ाकर 6000 जात दी थी, 6000 जात सवार कर दिया, और ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार में दिए थे। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, यही क्वेश्चन पूछा है ना आरपीएससी ने भी, कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने दिए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहीं से आया हुआ था। फिर देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था, मत मूल्यों की संख्या पूछी है, तो D53 पर चलेंगे। D53 पर देख सकते हो आप, ये देखो राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य यहाँ पर 25,800 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी 25,800 दे रखा है। ठीक है, तो 2022 के अंदर पूछा है, तो 2022 की ही यहाँ पर बात हो रही है, पूरी यहाँ पर ये 2022 की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, आय व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा। अब देखिए D79 पर चलो, D79 देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल की। इसके अंदर ये पूरा दे रखा है कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, आय व्यय का अनुमानित विवरण होता है, विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं, ये पूरा दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है, इसको बना करके ये बताया गया है, विधानसभा के समक्ष कौन पेश करता है ये पूरा बता रखा है। तो ये लाइन आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे से ये लाइन आप पढ़ सकते हो, ये पूरा इसका ही डिस्क्रिप्शन है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है, तो D124 देखेंगे। अब ये देखिए आप, तो कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 320(3) के अनुसार अनुशासनात्मक प्रकरणों के में आयोग का परामर्श अनिवार्य है, यही इसमें पूछा गया है। तो आयोग का परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत, 320(3) के तहत, 320(3) के तहत, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, नहीं पर गौर करना है ना। तो अब देखिए 130 पर चलेंगे।
ये देखिए, ये पूरे अध्यक्ष की एक टेबल दे रखी है। अब इसको आप मैच करना, ठीक है। अगर आप इसमें मैच करोगे ना तो कांता भटनागर है, ठीक है, कांता भटनागर है। यहाँ पर ये अध्यक्ष रह चुकी है। यहाँ हमसे पूछा है कि कौन नहीं थे, तो न्यायमूर्ति सागिर अहमद, ये भी रह चुके हैं सागिर अहमद, और NK जैन। तो NK जैन ये तीनों रह चुके हैं। कौन इनमें से नहीं है, तो प्रेमचंद जैन नहीं है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन भी इस बुक से ही बना था। अब अगर आगे चलते हैं तो भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों का बताना है कि कौन से अनुच्छेद हैं। तो 78 और 80 पे चलेंगे। ये देखो, अब ये अनुच्छेद यहाँ पर बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, सही कौन सा है इसमें से। तो सही जो इसका है वो है 3rd और 4th, विधेयकों की अनुमति, ठीक है। अब देखो, जो विधेयकों की अनुमति है, अनुच्छेद 200 देखना है अपन को। अनुच्छेद 200 यहाँ पर दे रखा है। अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकते हैं। फिर राज्य के विधानमंडल के सत्र, छात्रावास और विघटन, ठीक है। तो इसका विघटन होता है अनुच्छेद 174। ये देखो, 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को ऐसे समय स्थान पर वह ठीक समझ अधिवेशन बुला सकते हैं, और ये देखो, सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेंगे। ये पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन था। तो ये सही जो पूछा है कि सही कौन से हैं, तो ये दोनों सही है, 3rd वाला और 4th वाला, ठीक है। अब देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से सबसे लंबे तक मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य सचिव सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं, तो 132 पर है ये देखो, श्री मीठालाल मेहता, ठीक है, ये रहे हैं सबसे लंबे समय तक। ये पूरी टेबल दे रखी है, इसके अंदर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर अगर मैं चलूँ आगे तो 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब मंत्रिपरिषद के संबंध में कथन का बताना है। तो 93 पर 93 ये देखो, अब इसमें क्या बताया है कि इसका गलत कथन बताना है, ठीक है। तो इसमें ये गलत कथन ये वाला था कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद की कुल 10 राज्य मंत्री हैं, जबकि जो राज्य मंत्री की संख्या है वो है 4, ठीक है। तो ये गलत कथन हो गया था, और इसमें से 5 राज्य मंत्री बताए थे। तो 5 राज्य मंत्री तो सही है, पर 10 राज्य मंत्री नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ये गलत कथन था इनका, ठीक है। तो ये पूरा दे रखा है टेबल में, इसका पूरा बिल्कुल सही है। फिर हम अगर आगे चलें तो ये वाला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है। तो 129 पर चलते हैं। तो देखो, A129 कैसे हो सकता है, 219 सॉरी। ये देखिए, 20% से कम, 25% से कम परिवर्तिता, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी तट में कौन सा तट आता है, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट दे रखा था, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ बता दिए हैं। अब आगे
अगर इससे ज़्यादा बताए तो बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस इसी बुक से पूछे गए हैं। ये देखिए, ये वाले 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो इसी के साथ आपको मैंने बहुत सारे प्रूफ दे दिए हैं कि ये बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए या नहीं। इससे आपको पूरा एनालिसिस हो गया होगा, आप लोगों को पूरा विश्वास हो गया होगा कि नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। और देखिए इसकी मोटाई इतनी है ना। इसको पढ़ने के लिए आपको समय अच्छा चाहिए, जो कि अभी है आप लोगों के पास में। 5 महीने आप इस बुक को दे दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और 5 महीने इसका रिवीज़न कीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और मैं मतलब आपको ये इतना कह सकती हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर मेरे जो 40 क्वेश्चन मैंने जीके के किए थे, बाकी तो वो साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स अलग है, तो 40 क्वेश्चन जीके के मैंने यहाँ से बिल्कुल सही करे, मतलब आए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन मुझे पेपर में देखने को मिले हैं। तो मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी अगर आपने नाथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा है तो उससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा था ये आपको मैं पूरा आपको दिखा करके पूरा अच्छे से फिर बताऊंगी कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं। तो अभी आप लोगों ने जो भी वीडियो में देखा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे आए हैं, कि ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। इसलिए अगर आप बुक से सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सिलेक्शन अच्छे से ले सकते हैं। चाहे आरपीएससी अपना पैटर्न, हम क्या सुन रहे हैं बहुत टफ पेपर आ रहा है, बट इस बुक से आया है तो मतलब कुछ बात है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी इससे कर सकते हो। मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने इस बुक का 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, पर मैंने इसको 5-6 बार नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं कर पाई अच्छे से। वो मेरी यहाँ पर कमी हो गई थी। सेकंड जो मैंने गलती की वो मैंने ये की कि मैंने नेगेटिव का रिस्क ज़्यादा ले लिया, जिससे कि मेरे मार्क्स कट गए। तो वो गलतियाँ की वजह से मैं जो ये 2025 वाली वैकेंसी है इसमें रह गई। बाकी ये बुक से मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मुझे जीके में देखने को मिले थे और मुझे आए भी थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक एनालिसिस मैंने बताया कि आपको नाथ की बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अब आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हर एक क्वेश्चन का अंडरलाइन करके और बुक में ढूंढा था, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही बहुत सारी आपको आपकी हेल्पफुल वीडियोज़ चैनल पर मिल जाएगी आपको, और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।